हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज आशीष। वेलकम टू साइंस डेली। साइंस डेली में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज से शुरू करते हैं बायोलॉजी का टॉप 30। ठीक है, ये हम तैयारी करेंगे बीपीएससी के लिए। बिहार में जो ये स्टेट होने वाला है, ये स्टेट के मद्देनज़र आपको यहाँ पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ठीक है, कंटेंट पसंद आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर आप करते रहिएगा। आइए बिना किसी देरी के हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इजी है, आपको कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा या आप 8 में भी आप देखे होंगे तो वहाँ पर भी आपको डाइजेशन पढ़ना है। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्या पानी की आवश्यकता होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या खनिज होता है? जी नहीं। क्या हवा होती है? जी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नीचे इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है कि भोजन के पाचन हेतु एंजाइम की आवश्यकता मुख्य रूप से होती है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होता है उनको विभिन्न प्रकार के एंजाइम पचाते हैं। अब विभिन्न प्रकार की बात हो गई तो विभिन्न प्रकार के लिए आप जानते हैं कि आप क्या क्या खाते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, आप फैट भी खाते हैं, ठीक है, आप प्रोटीन भी खाते हैं, और आप क्या खाते हैं? विटामिन्स भी खाते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताइए कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती, फैट को पचाने के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होगी, और प्रोटीन को पचाने के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता होती है। तब तक हम दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगेगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप करते रहिएगा। ये बिना बताए आपको करते रहना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन क्या है। ठीक है, रिस्पायरेशन। अगेन ये क्वेश्चन क्लास 10th से ही है। पूछ रहा है कि श्वसन क्या है। पूछ रहा है कि क्या ये एक अपचयन यानी कैटाबोलिक प्रोसेस है, उपचयन है, एनाबोलिक प्रोसेस है, या उपर्युक्त में से क्या है? दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। आइए हम इसका नीचे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है? ठीक है, कि जो रिस्पायरेशन है यह एक अपचयन यानी कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो भोज्य पदार्थ होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के बाद क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। और हमको और आपको पता होगा कि जो ऊर्जा निकलती है वह एटीपी के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, और जो श्वसन होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन से श्वसन होते हैं? तो पहला होता है ऑक्सी श्वसन होता है, और दूसरा क्या होता है? अनाक्षी श्वसन होता है। ठीक है फ्रेंड, अगर ऑक्सी श्वसन को हम और भी देख लें डिटेल में कि ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं, तो ऑक्सी श्वसन आप देख लीजिए कि जो ऑक्सी श्वसन होता है ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, ऐसे श्वसन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसको हम क्या कहते हैं? अनाक्षी श्वसन कहते हैं। क्लियर है बात? सिंपल सी बात है कि जब O2 प्रेजेंट होगा तब हम इसको क्या कहेंगे? ऑक्सी श्वसन कहेंगे। जब O2 क्या होगा? अब्सेंट होगा, तब हम उसको क्या कह देंगे? अनाक्षी श्वसन कह देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि श्वसन में और श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग में क्या होता है? डिफरेंस होता है। श्वसन अलग प्रोसेस होती है और जो श्वासोच्छ्वास यानी जो ब्रीथिंग होती है वो अलग प्रोसेस होती है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है, क्योंकि पेड़ छोड़ता है, डैश है यहाँ पर, क्योंकि पेड़ क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, या सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो हमें और आप सबको पता है कि क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो क्वेश्चन में ये है कि बताइए क्या सभी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? ठीक है, जी नहीं, सभी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है? आंसर ए है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं होता है, क्योंकि रात में CO2 और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्योंकि पौधे रात में CO2 और दिन में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो पीपल का वृक्ष होता है ये क्या करता है? रात में भी ये ऑक्सीजन छोड़ता है। कहने का मतलब है कि 24 आवर्स ये क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। इसीलिए हम देखेंगे, हम पीपल के पौधे को, बरगद के पौधे को, पकड़ी के पौधे को हम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इन पौधों की क्या है? संख्या बहुत कम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 74 क्या कह रहा है? 74 क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन को लेने से लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है। यानी आप कौन सा फूड मटेरियल खाइए जिसमें कि आपको क्या क्या मिल जाए? प्रोटीन भी मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए, लिपिड भी मिल जाए, विटामिन्स भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। पहला है सभी प्रकार के गुणों से संपन्न भोजन लेने से। हाँ, कुछ कुछ बात सही लग रही है। अंकुरित अनाज लेने से, खाली अंकुरित अनाज लेने से क्या आपको सब कुछ मिल जाएगा?
उबला हुआ भोजन खाने से, क्या आप केवल उबला हुआ भोजन खा लेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी? और नन ऑफ दिस, तो ये तो इसकी बात ही नहीं होगी। आइए आंसर देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? आंसर ए सही है। ए में क्या कह रहा है? ए में है कि सभी प्रकार के गुणों से संपन्न हमें भोजन, ठीक है, जिससे हमें पौष्टिक आहार मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फैट चाहिए, हमें और क्या चाहिए? तो हमें चाहिए प्रोटीन चाहिए। हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। और हमें ये सब कुछ चीज़ें चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? हमें लेना होगा पौष्टिक आहार। और पौष्टिक आहार कैसे मिलेगा? संतुलित डाइट खाने से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पूछ रहा है डायबिटीज़। डायबिटीज़ यानी मधुमेह। मधुमेह किसके कारण होता है? इसको हम लोग गांव वाली भाषा में या फिर कह सकते हैं कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको शुगर भी कहते हैं। तो ये कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है, पस की कमी से होता है, पस आप समझ रहे हैं, लार की कमी से होता है, या लौह की कमी से होता है, यानी आयरन जो आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, हिम प्लस आयरन, ठीक है, हिम होता है, ठीक है, और क्या होता है? ग्लोबिन। हिम जो यही हिम है, ये क्या होता है? ये हिम होता है, आयरन होता है, लौ होता है, ग्लोबिन होता है, प्रोटीन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। एक्सप्लेनेशन क्या है कि शरीर के अग्नाशय। अब आप कहेंगे ये अग्नाशय क्या होता है? तो आप जब 10th की क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे तो स्टमक के नीचे, पेट के नीचे, आमाशय के नीचे आप देखेंगे तो एक पत्तीनुमा संरचना आपको देखने को मिलेगी। उसी संरचना को हम कहते हैं अग्नाशय कहते हैं। और अग्नाशय जब देखेंगे तो अग्नाशय में 3 प्रकार के सेल्स होती हैं। पहले तो होती है लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है, और लैंगरहैंस की द्वीपिका में अल्फा सेल, बीटा सेल और क्या देखने को मिलता है? गामा सेल। तो इनमें से जो बीटा सेल होता है, उस बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। और ये जो इंसुलिन होता है, याद रखिएगा, यह भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण होता है, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाता है, इंसुलिन मधुमेह हो जाता है। और मधुमेह रोग का जब रोगी होता है, जब ये मूत्र का स्राव करता है, ठीक है, तो उसके मूत्र से शर्करा बाहर निकलती है। क्लियर है बातें? आइए नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। 76 में कह रहा है कि सुक्रोज में क्या होता है? तो सुक्रोज यानी चीनी। चीनी का आप लोग फार्मूला जानते हैं, C12H22 और O11। जब ये क्या करता है? जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, जब ये पानी के साथ रिएक्शन करता है, तो ये किस में ब्रेक डाउन होता है? आपको ये बताना है। क्या ये टूट जाता है किस में? गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। क्या ये टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में? क्या ये टूटता है फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में, या गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज में? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? सुक्रोज रासायनिक संरचना के आधार पर डाई मोनोसैकेराइड होता है। ठीक है, प्रकार का एक कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो आपको मोनोसैकेराइड, डाईसैकेराइड और आपको पढ़ना है पॉलीसैकेराइड पढ़ना है, जिसमें जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। सुक्रोज कहाँ कहाँ मिलता है हमको? गन्ने में, चुकंदर में, गाजर में और अन्य सभी प्रकार के मीठे फलों में हमें देखने को मिल जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 77 कह रहा है कि तालाब को कहा जा सकता है एक, क्या एक है भाई? ठीक है, कृत्रिम इकोसिस्टम, प्राकृतिक इकोसिस्टम, बायोम कह सकते हैं, या पौधों और जंतुओं का एक समुदाय कह सकते हैं। ठीक है, तो जी आप 9th और 10th दोनों में आप पढ़ेंगे। लास्ट में आपका एक चैप्टर है हमारा पर्यावरण करके, और हमारा पर्यावरण में आपको पढ़ना है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हिंदी में कहते हैं पारितंत्र कहते हैं। जब आप पारितंत्र पढ़ेंगे तो पारितंत्र में आपको 2 प्रकार के पारितंत्र पढ़ने हैं। कौन कौन पढ़ने हैं? एक पढ़ना है आपको प्राकृतिक पारितंत्र और एक पढ़ना है कृत्रिम पारितंत्र, यानी आर्टिफिशियल। ठीक है, तो आर्टिफिशियल में क्या होता है? आर्टिफिशियल वे पारितंत्र होते हैं जिनको कौन बनाता है? जिनको मानव बनाता है। ठीक है, जहाँ पर मानव का हस्तक्षेप हो जाएगा आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर कृत्रिम वर्ड यूज होगा। और प्राकृतिक मतलब नेचुरली, जो गॉड गिफ्टेड है, जिसको नेचर ने बनाया है, उसको हम प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक में भी 2 प्रकार का होता है, एक जलीय पारितंत्र होता है, एक स्थलीय पारितंत्र होता है। ठीक है, यानी जो जल में पारितंत्र बनेगा उसको हम जलीय पारितंत्र कहेंगे, जो स्थल पर बनेगा उसको हम लोग कहेंगे स्थलीय पारितंत्र कहेंगे। बात समझ मेरे दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? पारितंत्र के बारे में और चीज़ें समझ लीजिए। स्थली, अब स्थलीय पारितंत्र की बात करेंगे तो जैसे इसमें आ जाएगा घास के मैदान का पारितंत्र आ जाएगा। ठीक है, जंगल का पारितंत्र आ जाएगा। ठीक है, जंगल का पारितंत्र आ जाएगा। ये किसके उदाहरण है? ये स्थलीय के हैं। अब जलीय पारितंत्र का उदाहरण कौन हो जाएगा? जैसे आप कृत्रिम बनाते हैं ना,
कृत्रिम में आपका क्या बना सकते हैं, जैसे धान के खेत में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको एक पारितंत्र देखने को मिल जाएगा, समुद्र आपको देखने को मिल जाएगा, नदी देखने को मिल जाएगा, तालाब देखने को मिल जाएगा, झील आपको देखने को मिल जाएगी, ढेर सारे पारितंत्र आपको जली देखने को मिल जाएंगे। पारितंत्र में होते क्या, थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप कर जाइए। भले हम लोग कम क्वेश्चन करेंगे, मैं 30 क्वेश्चन का सेट लेकर आया हूँ, लेकिन अगर 30 क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं, हम उसमें से 10, 12, 15 जो भी करते हैं तो हम उसको डिटेल में समझ के करेंगे। ठीक है क्या, पारितंत्र। पारितंत्र को हम लोग स्पेलिंग में क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इको सिस्टम कहते हैं। ये जो इको सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है, क्योंकि ये दो लोगों से मिलकर बना होता है। किससे किससे मिलकर बना होता है, तो जैविक कारक और अजैविक कारक। कौन कौन कारक है भैया, एक कारक है जैविक कारक प्लस दूसरा क्या है, दूसरा है अजैविक कारक। ये जैविक कारक और अजैविक कारक क्या होते हैं, तो जो जैविक कारक होता है, जैविक कारक में सभी कैसे जीवों को रखा गया है, तो सभी सजीव जीवों को रखा गया है। जबकि जो अजैविक है, अजैविक में किसको रखा गया है, तो जितने भी निर्जीव हैं सभी को रखा गया है। ठीक है, अब सजीव में कौन कौन आ सकते हैं, तो सजीव में आप सभी को पता है कि जैसे पादप आ सकता है, जैसे जंतु आ सकते हैं, जैसे और कौन आ सकते हैं, सूक्ष्म जीव आ सकते हैं। यही तो होते हैं पादप, सॉरी यही तो जैविक है, यानी जो जीवित है उनको हम कहाँ रख देंगे, जैविक में रख देंगे। ठीक है, अभी पारितंत्र में इतनी बात नहीं है, अभी बहुत सी बातें हैं। जैसे अगर हम बात कर ले पादप की बात करें, अगर हम इसको पादप न कहकर हम पारितंत्र के लैंग्वेज में अगर हम इसको कहना चाहें तो जैविक को 3 भागों में बांटा गया। पहले को हम कहते हैं उत्पादक कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, उत्पादक कहते हैं। दूसरे को हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। और तीसरे को हम क्या कहते हैं, तीसरे को हम कहते हैं अपघटक कहते हैं। ये मेन है। अब उत्पादक में कौन आ जाएगा, उत्पादक में पादप आ जाएंगे, उपभोक्ता में कौन आ जाएगा, सारे जंतु आ जाएंगे, और अपघटक में कौन आ जाएंगे, सारे सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। ठीक है, आप एक चैन पढ़े होंगे कि पहले मान लीजिए कि घास है, ठीक है, पहले घास है, इस घास को कौन खा ले रहा है, मान लीजिए कि इस घास को खा गया टिड्डा खा ले रहा है। अब इस टिड्डे को कौन खा ले रहा है, मान लीजिए कि इस टिड्डे को खा ले रहा है मेंढक खा ले रहा है। अब मेंढक को कौन खा ले रहा है, मेंढक को मान लीजिए खा ले रहा है सर्प खा ले रहा है, और सर्प को कौन खा ले रहा है, मान लीजिए मोर खा ले रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो घास हो गया, इसमें जो आपको घास दिखाई दे रहा है, ये जो घास है ये हो गया आपका उत्पादक। ठीक है, और जो टिड्डा हो गया, टिड्डा आपका हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा होते हैं शाकाहारी। क्यों, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा खाते हैं शाकाहारी, मतलब कि घास फूस खा के जीते हैं। मेढक, मेढक हो गया आपका द्वितीयक उपभोक्ता। अब मेढक क्या करता है, मेढक और सर्प ये दोनों होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। क्यों, क्योंकि मेढक खाता है टिड्डे को, और जो टिड्डा होता है, ठीक है, ये टिड्डा खाता है सर्प को। ठीक है, और जो मोर हो गया ये हो गया तृतीयक उपभोक्ता। देखिए कभी कभी इन केस किसी में आपको चतुर्थक उपभोक्ता भी देखने को मिल जाता है। कैसे, ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थक उपभोक्ता। लेकिन हर किसी इकोसिस्टम में इस वाली प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। लेकिन हर प्रकार के फूड चेन में आपको चतुर्थक उपभोक्ता आपको देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैंने इन दोनों को क्या किया था, द्वितीयक उपभोक्ता में ही काउंट कर लिया था, और मोर को मैंने रखा था तृतीयक उपभोक्ता में। लेकिन अगर हम इस फूड चैन के हिसाब से देखेंगे तो जो मोर होता है, मोर होता है आपका चतुर्थक उपभोक्ता। आई बात समझ में। अब मोर किसको खा जाएगा, मोर खा जाएगा सांप को। और ये सब जब मर जाते हैं तो इनके शरीर को डिसइंटीग्रेट कौन करता है, ये कर देता है आपका अपघटक। अपघटक में कौन कौन आ जाएगा, तो अपघटक में आपके पास आ जाएंगे जीवाणु आ जाएंगे, बीजीए आ जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गे आ जाएंगे, ठीक है, बीजीए आ जाएंगे। आई बात समझ में आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति चावल, दाल, दही खाता है, नीचे दिए गए में से इसको किसकी कमी हो सकती है। यानी ये चावल भी खा ले रहा है, दाल भी खा रहा है, दही भी खा रहा है, तो इसके भोजन में क्या, स्टार्च, विटामिन, वसा और प्रोटीन, क्या कमी रह जाएगी। तो आइए कमी देख ले रहे हैं। कमी क्या रह जाएगी, चावल से तो इसको मिल गया कार्बोहाइड्रेट, दाल से इसको मिल गया प्रोटीन, दही से इसको मिल गया वसा। लेकिन मैंने आपको कहा था हम क्या खाते हैं, हम विटामिन भी खाते हैं। लेकिन इसको दाल, चावल और दही खाने से विटामिन नहीं मिला, और जब इसको विटामिन नहीं मिलेगा मेरे भाई, तो आपको पता है कि विटामिन से बहुत सारी डिजीज होती हैं। ठीक है, जैसे विटामिन ए से आपको क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई से आपको क्या होता है, आपकी
जो फर्टिलिटी होती है उसमें कमी आ जाती है। विटामिन के से आपके रुधिर का थक्का नहीं जमता है। और जो विटामिन बी होता है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें B1, B2, B3, B5, B6, B9, B7 भी होता है, B12, B17, B20, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोगों को इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी। सी में क्या है? विटामिन ए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दीर्घकालीन कठिन परिश्रम करने के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो आपको बताना है, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा टाइम तक, ठीक है, अगर काम कर रहा है तो उसके शरीर में क्या हो जाएगा? तो उसके शरीर में हो जाता है भैया डी आंसर, यानी कि जो उसकी पेशी तंतु है, जो उसके मसल फाइबर है, वो संकुचन बंद करने देने की दशा में श्रुति अवस्था यानी थकावट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में लैक्टिक एसिड का क्या होने लगता है? जमाव होने लगता है, और लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण उनके शरीर में थकान जैसी अनुभूति होने लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टार पॉइंट करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब अभी मैंने कहा कि जो ऑक्सी श्वसन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, लेकिन इस लैक्टिक एसिड का जो निर्माण होता है वो अनाक्सी श्वसन के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि जब हम अत्यधिक तेज़ी से काम करते हैं, दौड़ते हैं, या कोई हम ऐसा काम करते हैं, भारी भरकम काम करते हैं, तो उस शरीर में हमारे शरीर को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो हमारा शरीर क्या करता है? अनाक्सी श्वसन करना शुरू कर देता है। आइए 80 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब होते हैं। ये तो बड़ी बुरी बात है भाई, लड़कियों को खराब लग जाएगा कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब बात है। ठीक है, चॉकलेट सभी खाते हैं, लड़के भी खाते हैं, लड़कियां भी खाती हैं, लेकिन लड़कियां अधिकतर खाती हैं। ठीक है, तो चॉकलेट खराब नहीं है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया तो हमें खराब मानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें निम्नलिखित अंश अधिक होता है। क्या अधिक होता है भाई? ठीक है, देख लो भाई, पता कर लो भाई क्या अधिक होता है। चॉकलेट बच के खाना आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कोबाल्ट, जिंक, निकिल और लेड। ठीक है, तो क्या अधिक होता है? अधिक जो होता है वो देख लीजिए, अधिक होता है भैया लेड होता है। क्या अधिक होता है? लेड होता है, और लेड हमारे शरीर के लिए क्या होता है? बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 30 क्वेश्चन का मैं सेट लेकर आया था, लेकिन 30 क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, और आप लोग वीडियो को देखिए और रिस्पांस बताइए, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, ये 30 सेट नहीं, हम इसके 30 का हम 300 सेट, 100 सेट आपके पास लेकर आएंगे। और आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन मेरा कैसा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक शेयर कमेंट तो आप करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।